नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल हिंदी ग्रामर मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम जानते हैं संधि के भेदों के विषय में। संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और स्वर संधि में स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है। स्वरों का स्वरों से मेल होता है स्वर संधि में। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और इसमें स्वरों का व्यंजनों के साथ मेल होता है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में इन तीनों का मेल होता है। चलिए, तो हमारा पहला प्रकार जो है संधि का प्रथम प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि के विषय में जानते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है। पहले ही बोला कि स्वर संधि में स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है और जो नया विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द जो बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। बस याद रखने वाली बात ये है कि इसमें दोनों शब्द मतलब संधि होती है 2 शब्दों के बीच में, उसमें भी प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर होना चाहिए। तो जब स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है, 2 स्वरों के बीच में संधि होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिए। विद्या, धन, आलय। विद्या में द्या में आ है, आ भी स्वर है, और आलय में भी आ है, वो भी स्वर है। तो दोनों साइड स्वर हैं। तो जब स्वरों का स्वरों से मेल हो रहा है तो वहाँ स्वर संधि हो रही है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। कवि। कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। कवि में भी वी में ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है। दोनों स्वर हैं, दोनों स्वरों के बीच में संधि हो रही है, तो वो है स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 सवर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके रूप दीर्घ हो जाते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में आप इसे समझिए कि संधि 2 शब्दों के बीच में हो रही है, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर जो है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री में से कोई भी शब्द हो और उधर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में उसी का सजातीय स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। मतलब अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर में यदि अ है तो दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में अ या आ ही होना चाहिए। दूसरा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। मतलब ई, उ, री ऐसा नहीं हो सकता है। उसी का सजाति, यदि इधर आ है तो इधर अ या आ ही हो सकता है। यदि इधर ई है तो इधर ह्रस्व या दीर्घ ई ही होगा। दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, दोनों ह्रस्व भी हो सकते हैं, एक दीर्घ एक ह्रस्व भी हो सकता है। पर जब इन दोनों के बीच में संधि होगी तो उसका रूप दीर्घ ही होता है। मतलब कुछ नियम हैं, आप उन्हें देखिए। जैसे प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि स्वर अ या आ है
और द्वितीय स्वर के प्रथम अक्षर में यदि अ या आ, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, पर वो उसी जाति का होना चाहिए। सजातीय है मतलब अ या आ एक जाति के शब्द हैं, अ आ, ई उ री, तो उसका सजातीय वर्ड ही होना चाहिए, दूसरा कोई स्वर नहीं चलेगा। मतलब अगर इधर अ है, ह्रस्व अ हो चाहे दीर्घ आ हो, उधर भी अ या आ में से ही कुछ होगा। तो इन दोनों के बीच में जब संधि होती है तो उनका दीर्घ रूप होता है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है सत्य धन अर्थी, और इसका जब संधि होता है तो रूप बनता है सत्यार्थी। तो सत्य में य में अ है और उधर दूसरा शब्द में अर्थी में भी अ स्वर है, तो जब अ प्लस अ के बीच में संधि हो रही है तो रूप दीर्घ रूप हो रहा है आ। तो सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी। इसी प्रकार अ प्लस आ के बीच में अगर संधि हो रही है, एग्जाम्पल है परम धन आत्मा। परम में ह्रस्व अ है, उधर आत्मा का दीर्घ आ है, संधि हो रही है तो दीर्घ आ बनता है और संधि होती है परमात्मा। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। इसी प्रकार कवितावली शब्द को देखिए, कविता धन अवली। कविता में ता में आ है और उधर ह्रस्व अ है, तो आ प्लस अ में भी संधि हो रही है तो रूप बनता है आ, दीर्घ आ होता है। तो कविता प्लस अवली बराबर कवितावली। इसी प्रकार यदि दोनों शब्द मतलब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर भी अगर दीर्घ है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर भी दीर्घ है तो भी उनका रूप दीर्घ ही होगा, आ प्लस आ बराबर भी आ ही होगा। इसी प्रकार अगर दीर्घ ई है, मतलब इधर दीर्घ ई है और उधर भी दीर्घ ई है, तो भी उनका रूप दीर्घ ई ही होगा। इसी प्रकार ऊ में भी यह नियम लागू होगा और री के अंतर्गत भी। तो आ प्लस आ बराबर आ। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, विद्या धन आलय। विद्या में द्या में भी आ है और आलय में भी आ है, तो आ प्लस आ के बीच में भी जो संधि हो रही है तो उनका रूप दीर्घ आ हो रहा है और विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसी प्रकार बाकी के सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के बीच में संधि होगी तो भी दीर्घ ई होगा। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई रहेगा तो भी रूप उनका दीर्घ ई होगा। इसी प्रकार दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई होगा तो भी रूप दीर्घ ई ही होगा। दोनों साइड यदि दीर्घ ई है, इधर भी दीर्घ ई उधर भी दीर्घ ई, तो भी रूप दीर्घ ई ही होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, ई प्लस ई का एग्जाम्पल कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। तो कवि में व में भी ह्रस्व ई है, इंद्र में भी ह्रस्व ई है, दोनों के बीच में संधि होकर दीर्घ ई हो रही है तो रूप बन जाता है कवींद्र। इसी प्रकार कवि धन ईश है, शब्द बन जाता है कवीश। इधर ह्रस्व ई है कवि में व में ह्रस्व ई और ईश में दीर्घ ई है, तो संधि होकर के दीर्घ ई बन रहा है और कवि धन ईश बराबर कवीश। इसी प्रकार दीर्घ ई मही धन इंद्र बराबर महींद्र। मही ह में दीर्घ ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है बराबर महींद्र, दीर्घ रूप हो जा रहा है ई का। इसी प्रकार यदि एक एग्जाम्पल देखिए, सती धन ईश। त में भी दीर्घ ई है और ईश में भी दीर्घ ई है, तो भी इनका रूप दीर्घ ई हो रहा है और सती धन ईश बराबर सतीश। इसी प्रकार ऊ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। एग्जाम्पल है भानु प्लस उदय। भानु न में भी ह्रस्व ऊ की मात्रा है और उधर उदय में भी ह्रस्व ऊ है, तो ऊ का दीर्घ रूप हो जाता है दीर्घ ऊ। तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। इसी प्रकार ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ या दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ, तो रूप दीर्घ ही होगा, या दोनों
दीर्घ हो, दोनों रूप दीर्घ हो, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ ही होगा। एग्जाम्पल से देखिए, लघु धन ऊर्मी बराबर लघूर्मी। तो लघु में घ में ह्रस्व उ की मात्रा है और उधर ऊर्मी में दीर्घ उ है, पर जब इन दोनों के बीच में संधि हो रही है तो उसका रूप दीर्घ हो जा रहा है और लघुधर ऊर्मी बराबर लघूर्मी शब्द बनता है। इसी प्रकार वधु धन उत्सव देख लीजिए। वधु ध में दीर्घ उ की मात्रा है प्लस उत्सव में ह्रस्व उ है, तो दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ के बीच में जब संधि हो रही है तो दीर्घ सव हो जाता है, तो दीर्घ उ हो जाता है और वधु धन उत्सव बराबर वधु उत्सव। इसी प्रकार दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ के बीच में जब संधि हो रही है तो भी उनका रूप दीर्घ ही हो रहा है। तो एग्जाम्पल है भू धन ऊध्र, भूधर्व, मतलब उ का दीर्घ उ हो जा रहा है तो शब्द बन जाता है। अगला एक उदाहरण है री। री से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम्पल्स या री का अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। कुछ रेयर, बहुत कम ही शब्द हमारी हिंदी भाषा में आता है। री से रिलेटेड हिंदी भाषा में कुछ कम एग्जाम्पल्स आते हैं, इनका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में ही होता है। फिर भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। री के साथ ह्रस्व ई प्लस सेम है, जैसे बाकी सारे हैं वैसे ही हैं। इधर ह्रस्व ई हो या उधर दीर्घ, मतलब सेम है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पर दोनों सजातीय हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। मातृ धन ऋणाम, तो मातृणाम दीर्घ री हो जाता है। इसी प्रकार पितृ धन ऋण, तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है पितृण। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग दीर्घ संधि को समझ गए होंगे। दीर्घ संधि का शॉर्ट में बस ये समझ सकते हैं कि दीर्घ संधि में जब दो शब्द हैं उनके बीच में जो संधि होती है उसमें भी प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर के बीच में जो संधि होती है तो उसमें दोनों सजातीय शब्द होते हैं। यदि इधर अ है तो उधर भी अ या आ ही होगा। यदि इधर ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ई हो तो उधर भी उसका सजातीय ह्रस्व या दीर्घ ई ही होगा और उन दोनों के बीच में जब संधि होगी तो उनका रूप दीर्घ हो जाता है। इसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना दीर्घ संधि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, स्वर संधि के कुछ और प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।